तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोगिज्म के चैप्टर नंबर 479 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास के एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज की वीडियो की शुरुआत में देखते हैं हम एक अंडरग्राउंड सीवर का सीन, जहाँ पे ल्यूहा, लिम और जेरी कॉन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जेरी फर्स्ट एफिलिएट में जाने के बावजूद भी जेक को नहीं ढूंढ पाया होता। इसीलिए ल्यूहा जेरी को कहती है, तो तुम फर्स्ट एफिलिएट में जेक को नहीं ढूंढ पाए। जेरी कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करा और मैं फर्स्ट एफिलिएट में गया था, लेकिन मैं वहाँ पे सर जेक को नहीं ढूंढ पाया। मुझे लगता है तुम्हारी जानकारी ही गलत थी ल्यूहा। सच में ये कितनी ज्यादा निराशाजनक बात है। हम सबको तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा यकीन है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हमें गलत जानकारी देती हो। इतने में ही ल्यूहा अपने मोबाइल में उसको जेक की फोटो दिखाती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये क्या है? ये फोटो उन लोगों ने क्लिक करी है जो मेरे लिए काम करते हैं। ये जेक की वो फोटो है जब वो फर्स्ट एफिलिएट से बाहर निकल रहा था। जैसे ही मेरे लोगों ने जेक को देखा वो वहाँ से गायब हो चुका था, इसीलिए वो लोग जेक तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जरा मुझे ये बताओ, तुम फर्स्ट एफिलिएट में क्या कर रहे थे? तुम वहाँ पे फाइट करके मजे कर रहे थे, है ना? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिग डील दोबारा से एक कैसे हो पाएगी? जेरी भी मोबाइल को जमीन में रखता है और चिल्लाने लगता है, सर जेक, आप इतनी छोटी सी चीज के अंदर कैसे फंस गए हो? ल्यूहा कहती है, जरा देखो खुद को। एक तो तुम जेक को ढूंढ नहीं पाए, अब यहाँ पे पागलों जैसी हरकत कर रहे हो। दरअसल मैं ही बेवकूफ थी जिसने तुम्हारे ऊपर यकीन करा। जेरी कहता है, नहीं रुको, ऐसा कुछ है जो हमारे हाथ लगा है। और जेरी के ऐसा कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस वक्त जेरी फर्स्ट एफिलिएट में था। हम देखते हैं जेरी गलती से जिन्यूंग पार्क के सामने आ जाता है, और जिन्यूंग का तो वैसे ही दिमाग सटका हुआ रहता है, इसलिए वो ये पहचान नहीं पाता कि ये जेरी कौन है। जिन्यूंग जेरी को देख के सोच रहा होता है ये जेरी का बाप है, यानी कि बेको। जिन्यूंग जेरी को देखते ही कहता है, हे बेको कौन, आखिर तुमने इतना ज्यादा समय कहाँ लगा दिया? तुम्हें पता है गैप्रियोंग तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढ रहे थे। चलो अब चल के सूप और राइस खाते हैं। जेरी जिन्यूंग को देख के कहता है, अंकल, आप जिन्यूंग अंकल हो, है ना? आप कैसे हो अंकल? और आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिन्यूंग कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि हम साथ में मिलकर राइस और सूप पी सकें। तो आखिर गैप्रियोंग यहाँ पे कब आने वाले हैं? उन्होंने क्या कहा? जेरी कहता है, अंकल, मैं बेको कौन नहीं हूँ, मैं उनका बेटा जेरी कौन हूँ। जेरी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर अंकल जिन्यूंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या ये मुझे मेरे डैड समझ रहे हैं? इनकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या इन्होंने अभी ड्रग्स ले रखे हैं? इसके बाद जिन्यूंग कहता है, हाँ, तुम्हारा बेटा जेरी कौन, मैं उसको जानता हूँ। इसके बाद जिन्यूंग हल्के हल्के से जेरी की चेस्ट में मुक्के मारते हुए कहता है, अरे आखिर तुम्हारे शरीर के साथ क्या हुआ? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुमने काफी ज्यादा आराम कर लिया है। जेरी कहता है, क्या मेरा शरीर? आप इस तरह से बात कर रहे हो तो आखिर मेरे डैड का शरीर कैसा था? जिन्यूंग की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि जो जेरी के फादर थे उनका शरीर जेरी से भी खतरनाक था। तभी अचानक से दोबारा से जिन्यूंग कहता है, ओ जरा एक मिनट, आखिर मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या रिपोर्टर की मास तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं आए? वेल, तुम्हें पता है वो तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन है, उसके पास हमेशा एक कैमरा होता है और वही है रिपोर्टर किम। रिपोर्टर किम ही वो बंदा है जो तुम्हारी फाइट करते हुए वीडियोस बनाता है। हमारा वो दोस्त हमेशा बोलता रहता है कि तुम्हारा नाम इतिहास में जरूर कायम रहेगा। जेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और जेरी अपने मन में बोल रहा होता है, क्या रिपोर्टर किम और मेरे फादर की फाइट्स? जेरी कहता है, अंकल जिन्यूंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज प्लीज होश में आ जाओ। मेरे डैड बहुत ही पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। और ये सुन के जिन्यूंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या बेको कौन अब नहीं रहा? हाँ, सही कहा, उस दिन बेको भी। और जैसे ही जिन्यूंग थोड़ा सा होश में आता है, उसके दोबारा से सर में दर्द होने लगता है बेको कौन को याद करके, क्योंकि उसे फाइनली याद आ चुका होता है कि अब बेको कौन भी मर चुका है। और जिन्यूंग पार्क की बातों से हमें ऐसा लगता है जिस दिन गैप्रियोंग किम मरे थे उस दिन उनके साथ बेको कौन भी था। जिन्यूंग के सर में अभी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो दोबारा से अपनी दवाइयाँ खाने लगता है। और जेरी ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है, अंकल आखिर क्या हुआ? जिन्यूंग अपने सर पे हाथ लगा के कहता है, जेरी, तुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर तुझे अपने फादर का बदला लेना है तो तुझे उनकी ताकत की जरूरत पड़ेगी। तेरे फादर गलत तरीके से इस दुनिया से गए हैं। तेरे जो फादर की मौत हुई थी वो उनकी किस्मत में नहीं लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मरना पड़ा। जा अपने डैड की फाइटिंग वीडियो की तलाश कर। वो वीडियोस देख के तू जितना ताकतवर हो सकता है उतना ज्यादा ताकतवर बन, अपने बाप की तरह। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में जेरी ल्यूहा के सामने से उठता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। मैं वो वीडियोस ढूंढने जा रहा हूँ। सर जेक, मेरा ध्यान रखना। ल्यूहा कहती है, हे जेरी, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन जेरी यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक किम को, जो अभी लाइटनिंग चोई के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं मिस्टर जिन्यूंग पार्क को वहाँ से बचा के नहीं लेके आ पाया। लाइटनिंग कहता है,
अरे कोई बात नहीं, तुमने मुझे बताया ना कि उसका वहाँ पे रहने का फैसला उसका अपना है। मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो तुम्हारा नाकामयाब होने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर तुम्हें एक पावरफुल दुश्मन को हराना है तो तुम्हें खुद भी काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि चार्ल्स चोई को हराने के लिए तुम्हें भी वर्कर्स की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जेक, आखिर तुम्हारे बगल में ये तुम्हारा दोस्त कौन है? और जेक के बगल में खड़ा होता है ओजी डैनियल। डैनियल हल्का सा अपना सर झुकाता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम डैनियल पार्क है और बेकोनो के साथ मेरे कुछ कनेक्शन है। लाइटनिंग कहता है, अच्छा तो ये तुम हो, मैंने तुम्हारे बारे में फोन में काफी कुछ सुना है। डैनियल कहता है, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो चार्ल्स चोई को पकड़ना चाहते हैं। भले ही मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊँ, लेकिन जितना भी मुझसे हो सके मैं वो करना चाहता हूँ। लाइटनिंग कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर ये सच में तुम ही हो तो तुम हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकते हो। डैनियल कहता है, वैसे चार्ल्स चोई के अलावा भी ऐसी कुछ चीज है जिसके बारे में मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। लाइटनिंग कहता है, बताओ तुम किस चीज के बारे में जानना चाहते हो? डैनियल कहता है, क्या आपको पता है कि जिन्यूंग पार्क और मेरे बीच में क्या रिश्ता है? मैं काफी लंबे समय से ये सवाल काफी लोगों से पूछ चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया है, जिस वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सर, अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज मुझे बताइए। लाइटनिंग कहता है, मैं पूरा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पे तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल सकता है। डैनियल कहता है, और वो जगह कहाँ है? लाइटनिंग कहता है, वो जगह है चियोनलियांग। और यार, चियोनलियांग वही जगह है जहाँ का मास्टर विंजिन रह चुका है। लाइटनिंग कहता है, बॉस जिन्यूंग पहले वहाँ पे रहा करते थे, तुम अगर चियोनलियांग जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे जिन्यूंग के बारे में काफी कुछ जानने को मिल सकता है। डैनियल कहता है, तो सर क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि आपको उनके और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता? लाइटनिंग कहता है, बाकुनो ने तुम्हें पहले ही बताया होगा, ये एक फैमिली मैटर है ना? आखिर मैं किसी और के परिवार के मैटर के बारे में कैसे जान सकता हूँ? मैं बस तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि चियोनलियांग जाओ, वहाँ पे तुम्हें कुछ पता लग सकता है। हो सकता है इस बार तुम्हें अपने सवाल का जवाब वहाँ पे मिल जाए। डैनियल कहता है, क्या वहाँ पे जाके मुझे सच पता चल सकता है? ठीक है सर, मैं समझ गया। लाइटनिंग कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाया। और लाइटनिंग यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही जेक कहता है, एक मिनट, आखिर इनमैन कहाँ गया? लाइटनिंग कहता है, तुम्हारा मतलब लाइनमैन से है, वो जरूर अभी जाग रहा होगा। जेक कहता है, क्या जाग रहा होगा? आपका इससे क्या मतलब है? लाइटनिंग कहता है, क्या तुम भूल गए? उसका नाम है स्लीपिंग ड्रैगन लाइनमैन, और अब वक्त है उस सोए हुए ड्रैगन के जागने का। यानी कि हिडन ड्रैगन अब सबके सामने खुल के सामने आने वाला है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं लाइनमैन को, जो कि फुल जोश में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। एट लास्ट लाइनमैन के अंदर का मॉन्स्टर भी अब जागने वाला है। लेकिन इतने में ही डैनियल दोबारा से लाइटनिंग से कहता है, सर आखिर में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लाइटनिंग कहता है, बोलो डैनियल पार्क, आखिर तुम्हें क्या बोलना है? डैनियल कहता है, कुछ और लोग भी हैं जो मिस्टर जिन्यूंग पार्क को ढूंढ रहे हैं। लाइटनिंग कहता है, अच्छा, और वो लोग कौन हैं? डैनियल बताता है, डियागो कैंग भी मिस्टर जिन्यूंग पार्क को ढूंढ रहा है। और जैसा कि आप सबको पता है, डियागो कैंग होता है हमारा जेम्स ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेम्स ली को, अभी जो डैनियल के साथ कार में बैठा हुआ होता है। जेम्स डैनियल को कहता है, मैंने सुना तुम्हें फर्स्ट एफिलिएट में काफी सारी चीजों से गुजरना पड़ा, वहाँ पे तुमने काफी सारी चीजों का सामना करा मिस्टर डैनियल पार्क। क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने तुमसे खास तौर पे ये मदद मांगी थी। मैंने कहा था 2 बॉडीज के राज के बारे में जानने के लिए हमें जिन्यूंग पार्क को ढूंढना होगा। तो बता, क्या तो जिन्यूंग पार्क को ढूंढ पाया? इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लाइटनिंग चोई को, जो डैनियल की बात सुन के कहता है, क्या डियागो कैंग वो सेलिब्रिटी तुम बोल रहे हो, वो फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली है और वो बॉस जिन्यूंग पार्क को ढूंढ रहा है? जेम्स ली के बारे में ये बात जान के लाइटनिंग चोई अभी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है, लेकिन लाइटनिंग को भी ये बात नहीं पता होती कि वो जिन्यूंग पार्क को क्यों ढूंढ रहा है। इसलिए लाइटनिंग उल्टा डैनियल से ही पूछता है, आखिर वो जिन्यूंग पार्क को क्यों ढूंढ रहा है? डैनियल कहता है, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन लगता है उसने चार्ल्स चोई को अपना दुश्मन बना लिया है। लाइटनिंग कहता है, क्या जेम्स ली ने चार्ल्स चोई को अपना दुश्मन बना लिया है? ये तो काफी ज्यादा कमाल की खबर है डैनियल। मैंने सुना था चार्ल्स चोई काफी समय से जेम्स ली का फायदा उठा रहा था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जेम्स चार्ल्स चोई को कभी धोखा देने की सोचेगा। डैनियल, तुम्हें जेम्स से जाके मिलना होगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तुम्हें जेम्स ली को हमारी तरफ मिलाने की कोशिश करनी होगी। अगर जेम्स हमारी तरफ मिल जाए तो उससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा चार्ल्स चोई को पकड़ने में। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो जेम्स के साथ होता है। डैनियल जेम्स को बता देता है कि जिन्यूंग पार्क अभी फर्स्ट एफिलिएट में है। जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा, तो जिन्यूंग पार्क इस वक्त वर्कर्स में है और वो इस वक्त पूरी तरह से वर्कर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर हमें चार्ल्स चोई को पकड़ना है तो मुझे लगता है उसके हिसाब से उसने काफी
अच्छा फैसला किया है। मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है डैनियल। तू चाहता है मैं तेरी टीम में शामिल हो जाऊं चार्ल्स चोई को पकड़ने के लिए, है ना? डैनियल कहता है बिल्कुल सही कहा, मैं यही चाहता हूँ। जेम्स कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा चार्ल्स को पकड़ने में, क्योंकि मुझे भी चार्ल्स के साथ अपना हिसाब किताब बराबर करना है। वैसे वो इंसान कौन है? मतलब वो दूसरा इंसान जो चार्ल्स चोई के खिलाफ है। मुझे पूरा यकीन है बाकुनो तो अब तक मर चुका है, तो फिर आखिर और कौन है जो चार्ल्स चोई के खिलाफ है? डैनियल कहता है दरअसल बात यह है कि वो जनरेशन 0 से है। वो गैब्रियोंग की फिस्ट गैंग का एक हिस्सा था और उनका नाम है लाइटनिंग चोई। जेम्स कहता है ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है, मैंने तो सुना था वो जनरेशन 0 के बाद से गायब हो गया था। डैनियल कहता है उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने चार्ल्स चोई की वजह से खुद को छुपा लिया था, लेकिन अब वो चुपचाप से नहीं बैठ सकते। वो बाकुनो के साथ मिलकर प्लान बना रहे थे चार्ल्स चोई को पकड़ने का, और वो इस वक्त तुम्हें हमारे साथ मिलाने की सोच रहे हैं। जेम्स काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और कहता है बहुत अच्छे, चलो जल्दी करो। मैं भी मिस्टर लाइटनिंग चोई से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। और सच में भाई जो ये जेम्स है ना, ये मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस बंदा लगता है। एक थ्योरी अभी मार्केट में फैली हुई है कि चार्ल्स चोई के पास 2 बॉडीज हैं और उसकी दूसरी बॉडी है जेम्स ली। और देखो इस बात को मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन इस चीज के होने के चांस भी काफी ज्यादा हैं। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम ली को। मैनेजर किम अभी टॉम ली के पट्टियां लगा रहे होते हैं और टॉम चिल्ला के कहता है क्या तू ये थोड़ा सा आराम से नहीं कर सकता? मैनेजर किम कहते हैं हिलो मत, तुम अब एक बच्चे नहीं रहे, चुपचाप से मुझे ये पट्टियां बांधने दो, हिलो मत। टॉम कहता है मैनेजर किम, क्या तुम्हें पहले किसी ने तलवार से मारा है? तुम्हें पता है ये कैसा महसूस होता है? आखिर तुम मेरी पट्टियों को क्यों बदल रहे हो? मेरी पट्टियां तो डायरेक्टर सारा सिंह को बदलनी चाहिए थी। मैनेजर किम पट्टियां बांधते हुए कहते हैं ये सपने देखना बंद करो, डायरेक्टर शिन कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। इसके बाद मैनेजर किम देखते हैं वो निशान जो गो ने टॉम ली को दिए होते हैं। ये निशान देख के मैनेजर किम कहते हैं ये जख्म सच में काफी ज्यादा गहरा है, क्या तुम सच में इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाए थे? टॉम कहता है अगर मैं इस अटैक से बच पाता तो मैं इससे जरूर बचता। मैनेजर किम कहते हैं अगर तुम जवान होते तो क्या फिर भी तुम इस अटैक से नहीं बच पाते? टॉम कहता है अगर मैं जवान भी होता तो भी मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं इससे बच पाता या फिर नहीं। मैनेजर किम कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो? टॉम कहता है बात सिर्फ इतनी सी है कि सेकंड जनरेशन अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। मैनेजर किम बहुत ज्यादा संभल के रहना, यहाँ से चीजें काफी ज्यादा सीरियस होने वाली हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर आगे चल के किसी की मौत हो जाती है। मैनेजर किम कहते हैं बिल्कुल, मैं पहले ही इस बारे में सतर्क हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े कचरे के ढेर को, जहाँ पे अभी बर्फ पड़ रही होती है। और यहीं बगल में भी बैठा हुआ होता है हमारा गन, वो भी बिना टी शर्ट के। गन एक लकड़ी को काट के उसको शेप दे रहा होता है। इतने में ही यहाँ पे गो आता है। गन उसको देख के कहता है गो किम, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? गो आते हुए कहता है यो मैं थोड़ी सी अल्कोहल लाया हूँ, और गन के बगल में जाके बैठ जाता है। इसके बाद गन कहता है क्या तू बहरा है? गो कहता है वो दरअसल मैंने ये महसूस करा कि हमने साथ में बैठ के कभी भी नहीं पी है, तो बता तू साथ में बैठ के पीना चाहेगा? गन कहता है मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं करा, क्या तेरे साथ वहाँ पे कोई और भी था? गो गन की ड्रिंक बनाते हुए कहता है ओह हाँ, इस बारे में तो मैं भूल ही गया था। गन अपनी ड्रिंक लेते हुए कहता है तू सच में गधा है। गो कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ? गन कहता है तू हमेशा से ही ऐसा इंसान रहा है जो कुछ भी अकेले नहीं करता। ये दोनों बैठ के आराम से अल्कोहल पी रहे होते हैं। इसके बाद गो कहता है सही कहा तूने बिल्कुल सही कहा, जो तू स्टू बनाता है ना, मुझे वो खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। गन कहता है अबे वो स्ट्यू नहीं होता, उसको नैप बोलते हैं। चीयर्स। और ये दोनों भी बहुत ही शांति से अपनी अपनी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। इसके बाद गन कहता है मैंने तेरे बारे में वो कहानियां सुनी, तूने चार्ल्स चोई को धोखा दे दिया है ना? गो कहता है हाँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे थोड़ा आजाद होके जीना चाहिए। गन कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है हम आगे से एक दूसरे के दुश्मन होंगे। गो कहता है क्या सच में ऐसा होगा? गन कहता है एक वक्त ऐसा आएगा जब हम दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करेंगे। गो कहता है अरे यार ये तो काफी ज्यादा दुख भरी बात है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? गन कहता है क्या कोई और रास्ता? गो गन को एक ड्रिंक देते हुए कहता है चार्ल्स चोई को छोड़ दे और तू मेरे साथ आ जा, क्योंकि अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो आगे से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। और यार भले ही ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हों, लेकिन असल में इन दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि ये एक दूसरे के दुश्मन बने। दरअसल इन दोनों की साथ में एक दूसरे के काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये दोनों कहीं ना कहीं इस बात से सैड होते हैं कि अब ये दोनों दुश्मन होने वाले हैं। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आपने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे आने वाली
वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।